Hello friends, today we are starting our new chapter and the chapter name is sets. तो ये क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो सेट वर्ड है उसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। ओके, तो जो बुक्स में इस टर्म की डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ओके, ये डेफिनेशन दी हुई है। अब इसे हल करना समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये तो सबको पता है कि कोई भी ग्रुप हो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बट ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड वो इस डेफिनेशन की सोल है। तो देखिए इस वर्ड को मैं आपको समझाने के लिए दो एग्जांपल्स दूँ। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? ऑड एंड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? ऑड एंड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसके सॉल्यूशन में क्या लिखना है वो सोचिए। देखो, ऑड एंड नेचुरल नंबर्स तो इजी सी बात है कि सॉल्यूशन लिखना है, इसका हार्ड नहीं है और ना ही सॉल्यूशन बताना मेरा एम है। 1357। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं क्लास 11th के 5 स्टूडेंट्स से ये पूछूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए एट ऑड एंड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पांचों ही अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, बेसिक्स उनके क्लियर हैं, तो यही आंसर देंगे, बिकॉज इट इज़ टू सिंपल। 13579। अब अगर मान लो मैं उनमें से किसी भी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करता हूँ और उससे मैं पूछता हूँ कि क्या वन एक ऑड एंड नेचुरल नंबर है, तो वो कहेगा यस। क्या अदर जो 4 स्टूडेंट होंगे वो उसकी बात से सेटिस्फाई होंगे? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। अगर मैं पूछूं यही चीज 5 के लिए कहूँ कि क्या 5 एक नेचुरल नंबर है? यस। क्या 4 स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाई होंगे? यस। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेल डिफाइंड है। ओके, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेल डिफाइंड है। तो मैं कितने भी लोगों से पूछ लूँ, अगर उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो यही आंसर देंगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है ये, बट ये वेल डिफाइंड है। सब लोग इसका आंसर एक साथ देंगे, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एक पर्सन इसका आंसर दे कुछ और, दूसरा पर्सन इसका आंसर दे कुछ और, ये नहीं होगा। दैट इज सेट। अब आप कहोगे इसमें स्पेशलिटी क्या है? देखो मैं अब दूसरे एग्जांपल से इस स्टेटमेंट की स्पेशलिटी बताऊंगा। तो एग्जांपल 2 है। देखो एग्जांपल 2 क्या है? मैंने कहा योर फेवरेट क्रिकेटर। ओके, योर फेवरेट क्रिकेटर नेम। तो देखो अब इसमें वही चीज कि अगर मान लो मैं क्लास 11 के 5 स्टूडेंट्स को कलेक्ट करता हूँ और उनसे मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ कि बताओ इसका आंसर क्या है, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी कि उनके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ऑल्दो सेम भी हो सकते हैं, पांचों के फेवरेट क्रिकेटर सेम हो, पर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब मान लो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे ने आंसर दिया विराट कोहली, तीसरे ने आंसर दिया शिखर धवन। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट से पूछूं कि क्या तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर शिखर धवन है, तो वो आंसर देगा नहीं। अगर मैं थर्ड से पूछूं क्या तुम्हारा विराट कोहली है फेवरेट क्रिकेटर, तो कहेगा नहीं। मतलब इस स्टेटमेंट का आंसर देने में आपस में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। ठीक? सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है।
इसकी एक ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, समझे? तो ये एक सेट नहीं है, तो ये एक सेट नहीं है, बट ये एक सेट, ओके। मैं फिर से रिप्ले कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल वन एक सेट है बिकॉज वो वेल डिफाइंड है, एग्जाम्पल टू सेट नहीं है बिकॉज वो वेल डिफाइंड नहीं है। उसके आंसर देते टाइम लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है, सेट में। ओके, देखो सेट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब सेट को रिप्रेजेंट करने कुछ मतलब स्पेसिफिक सिंबल्स बना रखे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको, इसे नोट कर लो, इसे नोट डाल के लिख लो इस बात को कि अगर हमें कहीं पर पूरी मैथमेटिक्स में, जनरली बात कर रहा हूँ, हमेशा की नहीं कह रहा, बट जनरली अगर हमें एन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा तो वो 99% रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है। अगर मुझे कहीं पर जेड लिखा हुआ मिला होगा, ये हमें याद रखने, कई बार क्या होगा क्वेश्चन वो एन दे देगा, हमसे नहीं कहेगा नेचुरल नंबर, तो हमें पता होना चाहिए कि एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्यू, ये डाटा बिल्कुल मैं एनसीईआरटी में से ले रहा हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं, यही टेबल दे रखी है। क्यू रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद जो आर है, आर रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एंड इसके अलावा एनसीईआरटी में जेड प्लस क्यू प्लस एंड आर प्लस टर्म्स और रखें, देखो वो आप यहीं से समझ सकते हो कि जेड के ऊपर उन्होंने प्लस लगा दिया, इसका मतलब कि इंटीजर्स बट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यू के ऊपर प्लस लगा दिया तो रेशनल नंबर्स बट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। एंड अगर हमने आर के ऊपर प्लस लगा दिया तो रियल नंबर्स बट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल। उसको अलग से मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है सेट की, बल्कि स्पेशल नोटेशन लिख लो, स्पेशल नोटेशन। ये टाइप के सेट्स होते हैं। ओके, अभी तो बात क्लियर होगी कि सेट ही है कि ऑल नेचुरल नंबर से अगर मैं पूछूं आपसे कि ये नेचुरल नंबर है तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि मैथमेटिशियंस ने ये वेल डिफाइंड बता रखा है अच्छे तरीके से। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, तो ये सेट हुआ, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये तो हमने सेट का नेम दिया कि एन जेड क्यू आर। अब इस सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, इसलिए मैंने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया था, स्पेशल नोटेशन वर्ड यूज करा है मैंने। अब क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन कौन से, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको एक बात और ध्यान रखने की, जो सेट है वो रिप्रेजेंट करा जाता है जनरली, जनरली कैपिटल लेटर्स से। एंड जो एलिमेंट्स हैं, अब एलिमेंट्स क्या होंगे कि मैंने बताया ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसके ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हुए, इसके एलिमेंट्स, ठीक है, ये इस सेट के एलिमेंट हुए, तो उन्हें जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा करके हमने कन्वेंशन बना रखा है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एक कन्वेंशन है, ठीक है। चलो अब इसके बाद किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म्स के बारे में देखते हैं, इस सेट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
देखो, एक तो तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, अब दोनों ही एक दूसरे लिंक हैं, दोनों को समझाने के लिए मुझे दोनों को या तो साथ साथ पढ़ाना पड़ेगा, या फिर मैं बता दूंगा कि ये वो है, ये है। तो चलो, पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो अब इसमें क्या है समझो। देखो, टेबुलर वर्ड समझ में आ गया, टेबल है। ओके, तो अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमने क्वेश्चन लिया था ये वाला, ये जो क्वेश्चन है, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन, इसमें मैंने लेता हूँ ऑड एंड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। एंड ये जो एलिमेंट्स है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, हमें इन एलिमेंट्स से बात करनी है, मतलब जो भी करना है वो इन एलिमेंट्स पे करना है, हल्का सा करेक्शन करना है, पर ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा एक को। ठीक है, देखो समझो अब। तो अगर मान लो मैं किसी भी स्टेटमेंट के सॉल्यूशन को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ, तो वो फॉर्मेट क्या कहलाता है, वो फॉर्मेट कहलाता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब उसी एग्जांपल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो समझना। देखो, ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, ऑड एंड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, वही ऊपर वाला एग्जांपल है। अब इसका सॉल्यूशन मुझे पता है तो ये, बट अब अगर मुझे सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा, बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है, और कोई रिस्ट्रिक्शन। ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर, वैसे रोस्टर फॉर्म ज़्यादा फेमस। ओके, पेपर में कई बार टेबुलर वर्ड तो समझ जाओगे, रोस्टर फॉर्म नहीं समझ पाओगे ना, तो ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म का मतलब ये। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल वॉवल्स इन का इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, अब इसे समझो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन लिखना तो हार्ड नहीं है, बट मेन जो बात है वो ये है कि हमें जो सॉल्यूशन लिखना है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब एक नोट डालकर एक पॉइंट और लिखो। पॉइंट क्या है, देखो मेरा स्टेटमेंट सुनना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि गलत है या सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि सेट थ्योरी में रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज सेट थ्योरी में रिपीटेशन का कोई यूज़ नहीं है। अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये बात गलत है। रिपीटेशन का कोई यूज़ नहीं है, ये पॉइंट सही। ओके, तो अगर हमें रोस्टर फॉर्म में कोई एलिमेंट रिपीटेड दिख रहा है तो हम उसे एक जगह कंबाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए अभी मुझे एक सेट दिया गया है इस तरीके से 1 1 2 2 2 1। तो ये लिखना गलत नहीं है, ये लिखना गलत नहीं है, बट इसमें रिपीटेशन का कोई अलाउ मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और फिर कुछ कन्वेंशन भी ऐसा बन गया है कि हम रिपीटेशन, सॉरी मैं गलत बोल गया, रिपीटेशन अलाउड है बट कोई यूज़ नहीं है रिपीटेशन का। ओके, और थोड़ा सा एक कन्वेंशन भी बन गया है कि हम रिपीट नहीं करते किसी भी एलिमेंट। ओके, तो इसको हम सही तरीके से ऐसे ही लिखेंगे 1 2। अब आप चाहें तो ये सोच लें कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, या ये सोच लें कि रिपीटेशन करते नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हमें ये समझना है कि हमें कोई भी टर्म एक बार लिखना है। ओके, तो अब इसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं, तो समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म। देखिए, इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम एक्सरसाइज जब करेंगे जब देख लेंगे, अभी हम केवल बेसिक समझ रहे हैं, का इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं चैप्टर का। ओके, सेकंड फॉर्म क्या है,
सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या है, देखो मैंने फिर से वही एग्जांपल उठा लिया ऊपर वाला ही कि ऑड एंड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मैंने बताया कि इसका रोस्टर फॉर्म में जो सॉल्यूशन होगा वो तो होगा ही ये। ठीक? अब इस स्टेटमेंट को भी आप सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट भी सेट बिल्डर फॉर्म है, या फिर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं इसे, दैट, फिर से मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊं और लिखूं x such that is a odd natural number less than 10। ओके, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, वो सभी सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सही रिप्रेजेंटेशन है यही है कि हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें x such that x, मतलब x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सही है, क्लियर है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब जो चैप्टर, अब असली चैप्टर जो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमें मेनली एक्सरसाइज में मिलेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो देखो अब कुछ सेट के टाइप्स हैं। एक सेट के टाइप्स से पहले मैं एक वर्ड का आपको मीनिंग बता दूं कि एक सिंबल है, सिंबल क्या है ये, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स। बहुत ही यूज़ होगा, पूरी मैथमेटिक्स में यूज़ होगा, बल्कि जब कैलकुलस चलेगा ना तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साइड में ये सिंबल मिलेगा आपको, दैट दिस टर्म बिलोंग्स टू। तो इसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं। अब अगर मैं इसे इस तरीके से कट कर दूं तो इसे हम नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। ये तो क्लियर ही होनी चाहिए बात, नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। ओके, इसके बाद अब बिलोंग्स टू क्या होता है, देखो बिलोंग्स टू वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो एक सेट है ये 1 2 3 4 5 6, ये तो अब मेरा पॉइंट समझना कि कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है। बात समझना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कि कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है। ओके, कोई सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। और किसी कंडीशन में अगर कोई सेट किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सेट उस दूसरे सेट का एक एलिमेंट है। अभी वाली बात एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उससे समझाऊंगा, अभी जो कह रहा हूँ कि कोई एलिमेंट ही सेट को बिलोंग करता है। कैसे, देखो जैसे ये 1 है तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू, इस सेट को मैं डिफाइन कर देता हूँ ए से, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। बट मैं ये नहीं कह सकता, मेरी बात समझना, इस सेट के लिए कि ये बिलोंग्स टू ए, बिकॉज 8 एक एलिमेंट नहीं है, इस सेट का एलिमेंट 8 नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट 1 नहीं है, इस सेट का एलिमेंट 1 है, ना कि सेट 1। ओके, ये क्या है, ये एक सेट है, इस सेट का जो एलिमेंट है, ए सेट का जो एलिमेंट है वो 1 है, ना कि कोई अदर सेट 1। ओके, क्लियर हो गई वाली बात। ठीक है, अब इसके बाद सेट के टाइप देख लेते हैं कुछ। तो हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ सेट। तो इसमें पहला आएगा एम्प्टी सेट। ओके, अब इसमें क्या है समझो, इसे ये भी समझ लो कि इसे नल सेट भी कहते हैं। कई बुक्स में नल सेट ही लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट नहीं लिखते वो लोग, तो नल सेट ही सही कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट नहीं होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ओके, तो पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, फिर एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे नल सेट क्या है कि मैंने एक एग्जांपल लिया, स्टूडेंट्स
ऑफ क्लास 11th, आपको लगेगा तो ये कोई क्वेश्चन है, स्टडिंग इन क्लास 12th, तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है रियलिटी में, तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 11th क्लास का स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ रहा हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो आंसर। सॉल्यूशन की मैथ में कहना गलत है, नो आंसर। तो इसे हम सेट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हमने दोनों करली ब्रैकेट्स लगाए, अब इसके अंदर कुछ आ ही नहीं सकता, हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, बस यही सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। अगर हमने इसके अंदर ज़ीरो लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट में ज़ीरो एक एलिमेंट है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th स्टडिंग क्लास 12th, तो ज़ीरो एक ऐसा स्टूडेंट है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। ज़ीरो को स्टूडेंट कोई है, ठीक है ना। तो ज़ीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ना ही हम ऐसे करके लिखेंगे तो वो गलत है कि ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का कोई आंसर, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि मतलब कि बता दी मैंने वो, हाँ एक चीज़ ये वाली बात और ध्यान रखो कि या तो नल साइड को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दो, या तो नल साइड को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दो, या फिर पाई वर्ड यूज़ कर लो। पाई वर्ड यूज़ करते हैं बहुत जगह हम, बल्कि ये इतना फेमस नोटेशन नहीं है जितना फाई है, फाई ही यूज़ करते हैं। तो या तो कुछ भी मत दिखाओ उसके अंदर, या फिर फाई दिखा दो, केवल फाई। अब इसे भी समझो कि ये अगर नोटेशन गलत है तो ये नोटेशन भी गलत है, बिकॉज अब तो इस सेट का फाई सॉल्यूशन हो गया, ये नोटेशन भी गलत है। इस चीज़ को आपको स्टार मार्क करके लिखना है, बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को इसमें, कि इस चीज़ को आपको स्टार मार्क करके लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या कहना चाहता था कि अब हल्का सा हम बारे से बता देता कि अगर नल सेट है, अगर नल सेट है तो उसके लिए ये वाली रिप्रेजेंटेशन सही है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन सही है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन गलत है, एंड ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो है वो कन्वेंशन से ऐसे ही देखो, अगर कन्वेंशन ना होता तो कोई वही बात की वेल डिफाइंड ना होता तो फिर कन्फ्लिक्ट होता, तो इसलिए सब चीज़ें वेल डिफाइंड कर रखी है मैथमेटिशियंस ने, तो यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो वर्ड से समझ में आ रहा होगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फाइनाइट सेट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, लिमिटेड टर्म्स। लिमिटेड टर्म्स समझना तो नहीं गिना जा सकता, नहीं लिमिटेड ऐसा नहीं कि कोई लिमिट है, नहीं, मतलब न्यूमरली कोई लिमिट नहीं है कि हमने केवल एक ही एलिमेंट आएगा, ऐसे नहीं। इतने एलिमेंट हैं जिन्हें हम गिन सकें, इतने एलिमेंट आए जिन्हें हम गिन सकें, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। और अगर मान लो इतने एलिमेंट्स आ रहे जिन्हें हम गिन ना सकें तो वो इनफाइनाइट सेट। एक तो बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, लिमिटेड टर्म्स कह दो या डेफिनाइट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कि फिर से वही एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल तो यूँ समझा रहा हूँ कि थोड़ी मेरी भी मेहनत कम लगी, आपको भी बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से सोच सकते हो। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्पल नहीं सोच सकते, ईजी है, बिल्कुल फिफ्थ क्लास के बच्चे का काम है ना, एग्जाम्पल सोच सकते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि रिदम बनी रहे। तो फाइनाइट सेट क्या है, चलो हम एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके। तो ये तो पता ही है, ये मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए ई आई ओ यू,
और अगर मैं इन्हें गिनूँ, अगर मैं इन्हें गिनता हूँ तो वो आएंगे 5। ठीक है, अब चलो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि सेट में अगर हम ये जो वर्ड यूज़ करते हैं, इस वर्ड का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। आगे भी आएगी, मैंने बता दी यहीं पर ये वाली बात, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो इसके लिए एन की वैल्यू, कैपिटल एन अलग चीज़ थी, वो नेचुरल नंबर का सेट था, स्मॉल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मैं समझता हूँ इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन का जरूरी नहीं है, ये भी देख लो। इनफाइनाइट सेट्स, तो इसमें क्या आएगा, इनडेफिनाइट या फिर अनलिमिटेड एलिमेंट्स, अनलिमिटेड एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, ऑल, देखो अब की बार एग्जांपल चेंज, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो वो अब इसमें क्या आएगा, 1 2 3, और ये तो सीरीज चलती जाएगी, एवर लास्टिंग है ये तो। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। इसमें अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो वो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, इसलिए इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इक्वल सेट, इक्वल सेट बहुत ही इजी है, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लोगे ना तो अभी क्लियर हो जाएंगे टर्म। इक्वल सेट क्या है, ए इज इक्वल टू बी ओनली इफ, सेट सेट ए इज इक्वल टू बी ओनली इफ ऑल एलिमेंट्स इन ए आर इन बी एंड एन ए इज इक्वल टू एन बी, मतलब नंबर जितने एलिमेंट्स ए में है उतने ही बी में हो, और अगर दोनों ही बराबर हैं तो फिर तो एलिमेंट्स का नंबर भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये इक्वल सेट की डेफिनेशन है। बिल्कुल, जब एक से दिखेंगे दो सेट तब उन्हें हम बराबर कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए तो यही चीज़ें दे रखी हैं। ओके, फिर सबसेट की बात करें तो सबसेट समझ, तो देखिए सबसेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक सेट है ए, सही है, एंड एक सेट है बी, ये सेट ए है, ये सेट बी। अब सबसेट ऐसे डिफाइन होता है कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, मैं इस डेफिनेशन को लिख रहा हूँ, हालांकि कोई यूज़ नहीं है, फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है ये कंसेप्ट समझना। सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी if every element in set A, okay, in set A is also in set B। ठीक है, अगर सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में है तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। सही है, अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अभी आप ये बात ध्यान रखो कि सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो साइन है इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देखिए मैं आपको इसका हल्का सा फील देने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं,
जिसमें सेट ए क्या दे रखा है हमें, सेट ए दे रखा है 1 2, एंड सेट बी दे रखा है 1 2 3 4। ओके, तो अब हमें दिख रहा है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 दो ही एलिमेंट है, दोनों ही बी में है, तो हम लिख सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। इतना नोटेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि सेट ए दे रखा है, अब इसमें तो वही मैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको एक्सरसाइज में मिल ही जाएंगे, सही ना। अब बी सेट क्या है, बी सेट है बी सी डी ई। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3, ए बी सी, इसमें केवल बी सी है, मतलब एलिमेंट तो 4 हैं बट सेट ए केवल 2 ही एलिमेंट बी में है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, ए की वैल्यू है ए बी एंड बी की वैल्यू है ए बी। तो अब भी सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, इससे मतलब नहीं पड़ता कि उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है या नहीं, बस जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो यही था सबसेट तो। ओके, और इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में रखे हैं, शायद 1.3 एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट यही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पावर सेट। तो देखो पावर सेट में क्या है, जो जितने भी सबसेट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए पावर सेट से पहले मैं एक और हल्का सा आपको एक और थोड़ा सा बताता हूँ, रुकिए। एक आर्टिकल और रहता है इसमें यहाँ पर, कि अगर मान लो, एक बात तो ये क्लियर कर लो कि जो फाई है, फाई आपको पता होना चाहिए नल सेट है। इस बात को मैं नोट करके लिख देता हूँ कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना, क्योंकि फाई तो कुछ होता ही नहीं है, नल सेट है, तो नल सेट तो हर सेट का ही एलिमेंट होगा। कैसे, अगर मान लो मैंने क्या कहा कि इसे आप नोटेशन से याद रखोगे, फाई इज द सबसेट ऑफ ए, सही है ना। तो ए कुछ भी हो, एनी सेट, ए क्या है, एनी सेट, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी बात आप सोचो, हल्का सा सोचने की कोशिश करो, समझ में आएगी वाली बात। ये फाई में कुछ नहीं है, फाई में कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि दोनों साइड आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसमें सेट जो फाई को अगर मैं कह दूं, इसे मैं सेट बी कह दूं, ओके, तो सेट बी में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो सेट ए में उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी एलिमेंट को होने की जरूरत ही नहीं है ना। इस सेट बी में अगर मान लीजिए ए एलिमेंट होता, तो सेट बी अगर सेट ए का सबसेट है, तो सेट ए में भी ए एलिमेंट होना चाहिए। अब की बार क्या कि सेट बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सेट ए क्या है, ओके। ये ध्यान रखना कि मैंने ऊपर नोटेशन यूज करा था ए इज सबसेट ऑफ बी, बट अब की बार हमने बी इज सबसेट ऑफ ए कर दिया, ठीक है ना, हल्का सा चेंज कर दिया है, तो वो ध्यान रखना। तो इस बात को स्टार पॉइंट करके याद कर लीजिए कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एक वो जो सेट है, वो जो भी सेट है जिसका हमें सबसेट निकालना है, सही ना। जैसे मान लीजिए ए एक सेट है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए। कैसे, कि देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, इसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसे लिखना मत, एग्जाम्पल मत लिखना चाहो तो, क्योंकि एग्जाम्पल तो हम उसमें पढ़ेंगे बहुत, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू है 1 एंड 2, एक मैंने दोबारा से इसे ही लिख लिया 1 एंड 2, तो अब ए में क्या एलिमेंट है 1 एंड 2, तो वो क्या ए में है दूसरे वाले में, यस, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके। तो मैं कह सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी सेट अपना, कोई भी सेट हमेशा अपना सबसेट जरूर होगा, ओके। तो ये दो पॉइंट जो है हमको याद रखने हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि हमें क्या है कि किसी भी, कई बार क्वेश्चन एक तो पूछा जाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी और नॉट,
बट कई बार क्वेश्चन उल्टा ही पूछा जाएगा कि ये एक सेट दे दिया हमें और इसके सबसेट्स लिखिए, तो ईजी है, उसमें कुछ नहीं है। उसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि सेट ए दे रखा है, ऐसे एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब देखो, अगर मान लो मुझे लिखने सबसेट्स ऑफ ए, तो यार समझना कैसे लिखना है, अपने आप पता चलेगा कि हाँ भाई हमने सही। इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको अलग अलग सेपरेट करके सेट बनाकर लिख दो। 1 2 3 4, ठीक है, जितनी भी एलिमेंट थे उनके अलग अलग सेट बना दिए। अब क्या, जो ये वाला जो सेट है, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो सेट है, क्या वो सेट ए का सबसेट है? यस। क्या ये वाला सेट सेट ए का सबसेट है? यस। यही बात 3 और 4 पर वैलिड है, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद क्या करना है, चार तो ये आ गए। इसके बाद क्या हमें करना है कि अब दो दो की पेयर बनाइए। अब दो दो एलिमेंट्स के, दो दो मतलब दो दो एलिमेंट्स का ग्रुप बनाइए, तो 1 2 एंड 2 3 एंड 3 4 से एक साइड चल रहा हूँ, 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, 3 4 तक। 3 4 के बाद एक सीरीज और बनेगी, नहीं अभी दो सीरीज बनेंगी, 2 4, ओके, और 2 4 से भी पहले एक बनेगी 1 4, ठीक है ना। 1 2 1 2 2 3 3 4, 3 पेयर से बनेगी। फिर 1 का 2 के साथ हो गया तो 1 3, इसमें एक्चुअली हाँ एक सीरीज ये भी बनेगी 1 3, ओके, एंड 1 4। तो देखिए मैं आपको समझने में दिक्कत ना हो ना, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ 1 3 को, एंड इसको हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं। तो अब बिल्कुल सीरीज सही बैठेगी, ठीक है। पहले तो 1 2 2 3 3 4, फिर 1 पर आई दोबारा, 1 का 2 से हो गया, अब 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से हो गया, 2 का 1 से भी हो गया, क्योंकि 1 2 जो है वो 2 1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो रिपीट नहीं करेंगे, तो अब 2 की बारी आई 4 से, तो ये रहा, एंड लास्ट में 3 का 4 से आता तो वो हो चुका है, ओके। अब दो दो की पेयर बनेगी, अब हमें तीन तीन की पेयर बनानी है, ये कॉम आया यहाँ पर। अब तीन तीन की पेयर बनानी है, तो 1 2 3, ठीक है, एक आ जाएगा 2 3 4, ओके, एक आ जाएगा 1 3 4। देखिए मैं आपको ऐसा ही बताऊंगा कि अगर कोई एलिमेंट मिस भी हो गया है ना, तो भी वो बाद में जब, क्योंकि मैं टोटल नंबर और सबसेट बताऊंगा, तो उससे मैं बता पाऊंगा कि हाँ भी कोई एलिमेंट मिस हो गया, तो मैं रिचेक कर पाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई एलिमेंट मिस भी हो जाएगा तो 1 2 3 2 3 4, 1 3 4, एंड इसमें तो यही बनने चाहिए, क्योंकि 1 3 4 आगे वो तो हमें करना ही नहीं है रिपीटेशन, क्योंकि अगर मान लो मैं 3 4 1 लिख दूँ तो एक ही बात है, एक 1 2 4 आएगा, यस, एक 1 2 4 आएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद और तो कोई नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए आप एक बार। 1 3 4, 1 2 4 आ चुका है, यस यही आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अब एक जो जितनी अब क्योंकि चार ही एलिमेंट बचे, तीन का बना दिया, अब चार का बना दिया एक पेयर, तो चार का तो एक ही पेयर बनेगा, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स ही आ गए यहाँ पर, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, ओके। ये पेयर्स कंप्लीट हो गई, लास्ट में जाकर एक सेट हमें लिखना है 5। तो ये जो इतने सेट्स हैं, ये सेट एक ही सब सेट्स हैं। कैसे? इसमें जितने, ये तो मैंने चार बता ही दिए थे यहाँ तक के, तो ठीक है। अब इसमें दो एलिमेंट है, वो दोनों सेट ए में है, इसमें दो एलिमेंट है, वो दोनों सेट ए में है, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट है, वो दोनों सेट ए में है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर 1 2 3 है, ये भी सेट ए में है, सही है, ये भी सेट ए में है, क्योंकि हमने उसी से बनाया, ये तो है ना, इन पर भी वही चीज़ वैलिड हो रही है। उसके बाद ये तो पूरा सेट ए ही है, और फाइव मैंने बताया था, फाइव हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है ना, तो उसी के बेसिस पर है ये, ओके। तो अब क्लियर हो गया होगा। अब मैंने एक बार गिनता हूँ, ठीक है, गिनने का मैं आपको रीज़न ही बताऊंगा, ओके। तो गिनिए, 4 3 7, 3 10, 3 13 और 3 16, ठीक है, ये 16 बैठ रहे। अब मैं देखता हूँ कि मेरा आंसर सही है नहीं सही।
अब आपको पहले इससे पहले नेक्स्ट नोट डालना है, उसी से पता चलेगा। तो देखिए हम नोट लिख लेते हैं हम। तो नोट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू टू द पावर एन। जहाँ पर एन क्या है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी का मैंने देखिए ऊपर भी मैंने करके दिखा दिया है आपको। ओके, ये क्या है कि यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, तो टू द पावर 4 16 एलिमेंट्स, और अगर आप हमने गिने भी थे तो वो 16 ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या था, अब पावर सेट की बात करते हैं हम। पावर सेट में क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। अब देखिए आप इसमें हो सकता है कंफ्यूज है कि क्या सेट सबसेट सेट लिख रखा है, इज कॉल्ड, मैं समझा दूंगा इसे। पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, मतलब कोई भी सेट है उसके जितने सबसेट्स हैं जो हमने पहले निकाले उनको भी सेट बनाकर लिखना पावर सेट है। ओके, तो देखिए इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा इसमें सेट बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तो इसमें 1 to 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसके सबसेट्स क्या हुए, सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, एक तो आएगा 1 2 एंड 1 2, एंड मैंने बताया था 5 सब में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने बात करा पावर सेट ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा, इन जो सबसेट ये जो आए यहाँ से यहाँ तक, इनको मैंने सेट में रख दिया। एक सेट के लिए क्या करते हैं हम, करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और अब ये एलिमेंट्स हो गए, ये जो 1, ये जो सेट 1 सेट 2 सेट 1 2 एंड 5, ये इस सेट के एलिमेंट्स हो गए। मैंने क्या करा है, इन्हें उठाया है, एलिमेंट्स बनाया है, और एक न्यू सेट जनरेट करा है जिसे हम पावर सेट कहेंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो ये तो पावर सेट तो इतना ही था, और इसमें कुछ नहीं है। फिर एक टर्म आता है यूनिवर्सल सेट। तो देखो यूनिवर्सल सेट कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, लेकिन मैं आपको कुछ डाटा इसमें लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इससे पहले तो ये ध्यान रखने की इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए एक सेट है, सेट ए क्या है, 1 2, ठीक है। सेट बी क्या है, 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, ओके। करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो अब मुझे अगर इनका यूनिवर्सल सेट लिखना है तो मुझे एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें ये एलिमेंट्स जरूर आ रहे हो, और बाद बाकी जो एलिमेंट्स आए उनसे कोई फर्क नहीं, ये एलिमेंट्स आने चाहिए। तो मैं इनका यूनिवर्सल सेट काफ़ी तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। यू लिख सकता हूँ मैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये एलिमेंट्स आने चाहिए उस सेट में। और क्या लिख सकता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बहुत सारे आ सकते हैं तो, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि जिसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हो जिनकी हम बात कर रहे हैं, और उसके अलावा भी आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो ऑपरेशन है उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ ए सेट, ऑफ सेट्स, क्योंकि यूनियन जो होगा दो सेट्स के बीच में होगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स मतलब मिनिमम दो के बीच में होगा, ज़्यादा के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बस आप इतना वर्ड याद रखो, कॉमन एलिमेंट्स एंड डिफरेंट
एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें सारे ही एलिमेंट आने, बस जो कॉमन वाले हैं वो वन टाइम आने हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट हैं वो तो अपने आप ही वन टाइम आएंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसे। एग्जाम्पल क्या है कि सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 8 4 1 3 7 9, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि ए यूनियन बी लिखना है अगर मुझे, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो कॉमन एलिमेंट से पहले उन्हें आइडेंटिफाई करूंगा। तो 1 3 4 कॉमन एलिमेंट्स, तो उन्हें तो मैंने वन टाइम लिख दिया, ठीक है। और जो बचे उन्हें ज्यों का त्यों एज इट लिख दूंगा। 2 वन टाइम है एंड 8 वन टाइम डिफरेंट है, ठीक है ना। 8 4 1 3 आ गई एंड 7 9, ठीक है ना। अब इन्हें सीरीज में भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं, सेट सरी में कुछ फर्क नहीं पड़ता सीरीज से। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ओके, खुद भी एक सेट ही है, यूनियन ऑफ सेट क्या है, सेट ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए मैंने अभी यहाँ पर एक ही एग्जांपल लिया है यूनियन ऑफ सेट्स में, बहुत एग्जांपल एक्सरसाइज में, वहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगा, सही ना। हालांकि बिल्कुल ईजी है, हमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं और जो डिफरेंट एलिमेंट्स सबको लिखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो है वो एक्सरसाइज में हम करवा देंगे। अगर आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मतलब हर क्वेश्चन की एक वीडियो मिलेगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन एलिमेंट्स, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या है, हमें केवल कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स अब की बार नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। ए सेट क्या है, ए सेट है, वही एग्जांपल उठा लेते हैं ऊपर वाले 1 2 3 4 एंड बी है 8 4 1 3 7 9। तो अगर हम इसे, हाँ इसे रिप्रेजेंट, अच्छा ये मिस हो गया, सॉरी, इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स को, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। मतलब यू नहीं है वो वर्ड, है ना, यू वर्ड नहीं है वो, लगता है यू जैसा, उसे यूनियन ही बोलते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो यूनियन ऑफ सेट को हम लिख सकते हैं इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स देखिए 1 3 एंड 4, तो हमने कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। तो दो ऑपरेशन तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, सही है। बहुत इजी ऑपरेशन है, बहुत आगे तक इनका यूज आएगा। हम क्या करते हैं, सेट थ्योरी को हम हार्ड या इजी, कुछ बच्चे हार्ड समझते, कुछ इजी समझते हैं। इजी वाले हवा में ले जाते हैं, हार्ड वाले छूते ही नहीं है। अब उन दोनों का ही नुकसान है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेट थ्योरी पहले फंक्शन में आई, सही है। फंक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए कैलकुलस की सोल है फंक्शन, सही ना। और फंक्शन की सोल है सेट थ्योरी, सेट थ्योरी के बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ पर लगते हैं। तो इसीलिए हमें मतलब ये जो टॉपिक है सेट्स वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, हमारी टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद अगर मैं थर्ड ऑपरेशन की बात करूं, तो देखिए वो क्या है। ओके, थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन है ये। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स में बात करिए, देखिए पहले तो मैं डिनोट कर देता हूँ, इसे कैसे करके करते हैं। तो इसे डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो अब इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेट्स का डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके एलिमेंट्स का मैथमेटिकली सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें है 1 2 दो एलिमेंट, एंड एक सेट है बी, उसमें भी 1 2 दो एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं ए में से बी घटाऊंगा, सही, तो मैं लिख दूंगा सेट, मतलब करली ब्रैकेट 0 0, नहीं ऐसे नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए ही मैंने पहले कह दिया था कि सेट्स में ना एडिशन होता है ना सब्सट्रैक्शन होता है ना। तो सब्सट्रैक्शन उस वाले के लिए कहा था मैंने, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन नहीं होता। बट हाँ, जो सेट का कंसेप्ट है उस बेसिस पर हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, समझते हैं सीधे। ओके, तो अज्यूम करिए कि सेट ए है हमारा,
2 4 6 8 10 एंड सेट बी है 1 2 3 4 5। अब मुझसे कहा कि सब्सट्रैक्ट सेट बी फ्रॉम ए या ए डिफरेंस बी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो तो पहले तो हमें क्लैरिफाई कर लेना है कि हमें कौन से सेट में से कौन सा सेट सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमें सेट ए में से सेट बी सब्सट्रैक्ट करना है। अब समझिए हमें क्या करना है कि सेट ए में से सेट बी को सब्सट्रैक्ट करते टाइम सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में भी हैं, ओके। तो मैं कह रहा था कि सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हमें ए में से डिसअपियर कर देना है, ठीक है, उन्हें वैनिश कर देना है और जो बचे उन्हें लिख देना है। अब देखो इसे समझाता हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करो जो कॉमन है। तो 2 एंड 4 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, ओके। तो जब मैं ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मैं करूँगा कि 2 4, तो ये तो कट हो जाएंगे, इसे मतलब मैं करके दिखाना ऐसा होता नहीं है, बट कोई वो नहीं है सेंस। 2 4, ओके। एंड ए की जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है जैसे 6 8 एंड 10 है ना, इन्हें आप एज इट लिख देंगे, ओके। यही हो जाएगा ए माइनस बी। बात आई कुछ समझ में? देखो एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल ले लीजिए, ए सेट ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड बी ले लीजिए 2 4 8 10 11। हमें बी में क्या एलिमेंट है उनसे मतलब नहीं है, बी के एलिमेंट्स को नहीं लिखना हमें, हमें तो बस कॉमन एलिमेंट्स को काटना है और बी के एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं है, ओके। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखिए, कॉमन एलिमेंट्स आए 2 आया 4 आया, सही है, और कोई नहीं है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा 1 3 5 6 एंड 7, ठीक है। दैट्स इट, समझ में आ गया होगा ए माइनस बी। अभी देखो अभी तो मैंने आपको थोड़ा मैथमेटिकली बताया ये, अभी हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। वहां पर जितनी भी ऑपरेशंस हैं वो और भी अच्छी तरह समझ में आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ ऑपरेशन पर आते हैं। फोर्थ ऑपरेशन क्या है? फोर्थ ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं ए डैश से। और जितनी ऑपरेशन थे उनके लिए मिनिमम 2 सेट्स रिक्वायर्ड हैं, बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए एक ही सेट से काम चल जाता है, ओके। तो देखो सेट ये क्या बताता है कि मैंने आपको एक यूनिवर्सल सेट बताया था, आपको याद हो, इसमें हमें यूनिवर्सल सेट दिया होना चाहिए, ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो यहाँ पर भी 2 ही सेट्स रिक्वायर्ड है, ओके, क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए तभी हम ए डैश निकालेंगे। अब ए डैश होता क्या है, तो ए डैश आपको लिखना है ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमें ए को माइनस करना है। अब कैसे करना है, सेम प्रोसीजर जो ऊपर लगा है वो लगाना है। तो अब जैसे वही इसे आप एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल था इसी एग्जाम्पल को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप दोबारा लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो कि अगर मान लो u आपको दे रखा है 1 2 3 4, u मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है ना। ये मुझे u दे रखा है एंड मुझे a दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड मुझसे पूछा कि a डैश की वैल्यू क्या होगी। तो a डैश को मैं लिखूंगा u माइनस ए, u माइनस ए, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ तक ये दोनों में कॉमन है। रिमेनिंग एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में सेट बनाकर लिख दीजिए, यही सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया होगा भाई आर्टिकल, है ना। बहुत ही इजी ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सबसे इजी है, कुछ नहीं करना, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स को हटा देना है, जो बचा वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ओके। तो इसमें तो ये तो खत्म हो गया, ऑपरेशन ऑफ सेट में तो यही था, ठीक है। अब इसमें एक दो बात मैं आपको और बता रहा हूँ। हाँ, इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़नी थी। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि मैं प्रॉपर्टी को बहुत ही कम रिकमेंड करता हूँ,
क्यों करता हूँ? क्योंकि जनरली उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं पड़ता। हम जब अपना सेंस यूज़ करेंगे तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करे बिना भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं तो रिकमेंड करता नहीं हूँ, मैं तो हमेशा जो कंसेप्ट है या अपने सेंस को यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कई बार क्या होता है, या तो मल्टीपल में पूछ लेता है, हालांकि मल्टीपल में सॉल्व किया जा सकता है, या कई बार मतलब उस प्रॉपर्टी के बिना सॉल्व हो ही नहीं सकता, हमें वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमारी मजबूरी होती है, तो वहाँ पर हमें याद होनी चाहिए। चलिए, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार टेबल में लिख लेते हैं। मैं चारों की प्रॉपर्टीज़ एक साथ लिखवाऊंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो इसे जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ वैसे करिए। देखिए, इसके बाद मैं वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा, हालांकि उससे पढ़ना इजी हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ को मैं वहाँ पर हल्का सा आपको समझा दूंगा, ठीक है ना? लेकिन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखना ज़रूरत है। ओके, तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, अब इसमें नंबरिंग नहीं करवा रहा, नंबरिंग आप लिख लेना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, अब पहले यूनियन की चलेंगी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी यूनियन, ओके, बी यूनियन ए। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है कि इसमें तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है कि ए का यूनियन बी से निकालो, बी का यूनियन ए से निकालो, ऑब्वियसली सेम ही आएगा। हमें करना कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं एंड जो बचे हुए एलिमेंट्स वो सब लेने हैं, तो वो तो कैसे भी करके निकाल लो, सेम ही आएगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज़ को इजीली। चाहो तो आप जो हमने एग्जाम्पल करवाए थे उसे रिवर्स करके वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना? वैसे ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए इतनी हमें, ठीक है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है? ये भी सिंपल है। इसमें क्या है कि ए का पहले बी के साथ यूनियन लिया तो कॉमन एंड डिफरेंट एलिमेंट्स एक एक बार आगे सारे, फिर सी के साथ लिया तो फिर से वही प्रोसेस लग गया। अब अगर मान लो पहले बी एंड सी का ले लो, तो इनके कॉमन एलिमेंट्स देखो, यूनियन में क्या होता है कि हम कोई भी एलिमेंट छोड़ते नहीं है, यूनियन में कोई भी एलिमेंट छोड़ते नहीं, तो वो कैसे भी कर लो, सारे एलिमेंट्स आने, बस इतनी बात है। सारे एलिमेंट्स आने, वो आप कैसे भी कर लो, चाहे ए यूनियन बी कर लो चाहे बी यूनियन कर लो, दोनों में जितनी भी एलिमेंट्स है वो सब आने। ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो या ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो, मतलब इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दो, तो अभी सेम ही आएगा कि तीनों के जितने भी एलिमेंट्स है सब आने, जो रिपीट होंगे वो एक एक बार आ जाएंगे। सही है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन, ओके, ए यूनियन फाई। अब इसे कैसे समझोगे? फाई तो कुछ भी नहीं है, फाई में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना? तो उसमें ए ही आ जाएगा। कैसे? मैं आपको इसे यहीं पे समझा देता हूँ कि देखो, जैसे ए की वैल्यू ए है ये, एंड दूसरा है फाई, फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा, 1 2, और ये तो कुछ है ही नहीं। ओके, इसमें ये समझ सकते हो, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए अब आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करिए? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये तो और भी सिंपल है। इसमें क्या है, ए का यूनियन ए से मतलब ए के सारे एलिमेंट आने और ए के सारे सारे एलिमेंट आने, तो वो तो सिंपल है कि ए के ही सारे एलिमेंट आने, ठीक है ना? तो ए के सारे एलिमेंट लिख दिए तो वो ए के ही इक्वल हो गया। समझ इस बात, ये तो इजी है ना कि अगर मान लो ए 1 2 है एंड तो ये वाला ए भी 1 2 ही होगा, तो इन दोनों का जब यूनियन लोगे तो वो तो 1 2 ही आएगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना? इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन प्रॉपर्टीज में। अब देखिए, आपको याद तो करनी पड़ेंगी, रीज़न क्या है। मैंने बताया कि कई बार ये प्रॉपर्टीज़ पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ऑल दो मतलब हो जाएगा सॉल्व, बट प्रॉपर्टी याद होगी तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो हमें यूज़ करना चाहिए, और ख़ास करके जो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम्स लाइक जेई मेन या आपका नीट वगैरह वगैरह। खैर नीट में तो मैथ का आता ही नहीं, सॉरी। जेई मेन की अगर मैं बात करूँ या अदर कोई एग्ज़ाम लें, कोई स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्ज़ाम लें, तो उसमें तो ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए आपको, है ना? बोर्ड में तो फिर भी है कि आपके पास टाइम होता है ना? और आपको सारा पेपर जो है वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके सॉल्व करना होता है, एक्सप्लेन करके सॉल्व करना होता है, बट वहाँ पर तो आपको
क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस कैसे भी कर दो, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें जो जो चीज़ें हम याद कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी टिप्स पर हो। अब ऐसा भी नहीं कि हम उसके लिए क्वेश्चंस के आंसर याद करने लगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस याद करने लगे, ये भी गलत है। कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन याद करोगे, एक आध क्वेश्चन को ही है ना। इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी उसमें कंसेप्ट के। तो इसलिए मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे रिजल्ट्स हैं ये ऑपरेशन ऑन साइट्स के, प्रॉपर्टीज़ के, तो हमें ये याद होनी चाहिए, ठीक है। बोर्ड्स के लिए फिर भी चल जाएगा आपको याद ना हो तो, ओके। तो देखो अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि यू यूनियन। अब देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बना रहा हूँ ताकि डिफरेंस लगे ना। यू, और मैंने बताया था कि इसके ऊपर ये लग जाता है, ए इज इक्वल टू, अब इसमें क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब मैंने बताया था यू क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब ए के जितने भी, अब क्योंकि ए से बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि ए एंड यू दो साइड्स की बात कर रहा हूँ, तो यू तो होगा यूनिवर्सल सेट, एंड ए एक ऐसा सेट होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक ऐसा सेट होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यू में हैं, ठीक है। ए एक ऐसा सेट होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यू में हैं। तो फिर क्या, सिंपल है। अब ए के जितने एलिमेंट्स हैं अगर यू में है तो कॉमन एलिमेंट्स, तो ए के सारे एलिमेंट आ गए, है ना, और जो बचे हुए हैं वो यू में रहे। तो देखो मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल लो, यू ये है एंड ए है ये है, तो ए के सारे एलिमेंट्स यू में हैं एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हैं ये तीनों। तो अगर मान लो जी मैं ये लिखता हूँ ए यूनियन यू, तो वो क्या आएगा, ये सारे एलिमेंट्स एंड ये सारे एलिमेंट्स, तो ऑब्वियस है वो तो यू ही बन गया, है ना। तो प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखा दिया कि इसका सॉल्यूशन यू ही आए, ओके। उसके बाद अब इनकी नेमिंग तो मैं नहीं समझता यूज़फुल है, क्योंकि ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो में ऑर्डर चेंज हो पा रहा है तो उसे हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, है ना। अगर तीन में ऑर्डर चेंज हो पा रहा है तो उसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इससे तो नीड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये तो हो गई, इसे मैं फर्स्ट ब्रांच कह देता हूँ, ठीक है। सेकंड ब्रांच में क्या, अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखिए। इंटरसेक्शन में क्या है, पहला तो वही है, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, ऑब्वियस है सेम होगा। कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं चाहे, अब एक बात बताओ ना, अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3, एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 3, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूँ तो भी 2 3 आएगा, बी इंटरसेक्शन ए लिख रहा हूँ तो भी 2 3 आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स तो चेंज होने नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी लगती है कि तुम ए का इंटरसेक्शन निकालो बी के साथ, उसका इंटरसेक्शन निकालो सी के साथ, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसे आप प्रूव करके देख सकते हो, मैंने आपको ऊपर बता दिया था इसमें, ठीक है ना, यूनियन बता दिया था। आप प्रूव कैसे करोगे, कोई भी तीन सेट ले लेना, निकाल लेना उनका, है ना, कोई भी तीन सेट ले लेना। और चलो मैं आपको वो देता हूँ, यहाँ पर आप करके देखना अपने आप, है ना। इसमें आपको क्या करना है, ए सेट लेना है 1 2 3, बी सेट लेना है 2 3, एंड सी सेट लेना है 1। अब इसे आप देखना क्या बैठेगा। अब मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए वो 5 आएगा। ये चलिए मैं हल्का सा और करेक्शन कर देता हूँ वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हमें तो कंसेप्ट होता है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो अब 2 आएगा, है ना। अब आप निकाल के देखना दोनों मेथड से, पहले ए का बी से निकालना और फिर सी से निकालना, फिर बी का सी से निकालना है और फिर ए से निकालना, तो दोनों ही बार में मेरे हिसाब से तो सेम, मेरे हिसाब से कन्फर्म सेम आंसर आएगा, ठीक है ना, पक्का सेम आंसर आएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर आप फाई का इंटरसेक्शन निकाल लें ए से तो वो फाई आएगा। रीज़न क्या है, फाई में कुछ है ही नहीं, तो कॉमन एलिमेंट्स भी कुछ नहीं हुए दोनों में, तो इसलिए फाई आया है, ठीक है ना। फाई में कुछ भी नहीं है तो फाई एंड ए में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए फाई आया है। अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन ए, तो ए और ए में क्या कॉमन होगा, सारे ही एलिमेंट कॉमन होंगे तो ए आ जाएगा। ए एंड ए में क्या कॉमन होगा, अगर मैं ए को लेता हूँ 1 2 3, ए को दूसरा ए भी 1 2 3 होगा। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स की बात करूँ तो वो क्या होंगे 1 2 3, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या आ गया इंटरसेक्शन का, ए ही आ गया 1 2 3, ठीक है ना, इजी है। तो इसके बाद हाँ, एक ये प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है, इसे मैं अलग से लिखवाता हूँ आपको, इसे नोट डाल के लिखिए बल्कि,
क्योंकि मेनली मैंने जहाँ तक भी देखा है इसी प्रॉपर्टी का काफ़ी यूज़ होता है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए ये रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मैं लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब जस्ट लाइक जैसे मल्टीप्लिकेशन हो, है ना। तो मैंने अगर लिखता हूँ ए इंटू बी प्लस सी, तो मैं करूँगा, अब सेट नहीं है, जनरली एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, ओके। तो क्या लिखूँगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। अब अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूँ इंटरसेक्शन से, इसे रिप्लेस कर दूँ यूनियन से, तो बिल्कुल यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने समझाने के लिए दिया, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद देखो, सही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसे ही हम मतलब यूनियन में भी कर सकते हैं, ऐसा ही इंटरसेक्शन ही फॉलो करेगा, इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। तो भी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है ना। ये भी प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड ब्रांच लेते हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट, ये जो चीज़ है, ये जो बात है, इस बात को मैं वेन डायग्राम से बाद में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़रूर समझाऊंगा इसे। हालांकि कोशिश तो मैं सारी ही प्रॉपर्टीज़ बताने करूँगा, इसे स्पेशल बताऊँगा। तो ये जो होता है, इसे ए माइनस भी तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, समझिए अब ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए में से हमने बी घटाया है, सही है, ए में से हमने बी घटाया है। तो ए माइनस बी को मैं कैसे करके लिख सकता हूँ कि ए, ओके, ए माइनस, या फिर रुक जाइए एक सेकंड में इसे बताता हूँ। हाँ, तो वो सही था कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब देखो ये कैसे, मैं हल्का सा यहीं पे बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद बाकी मैं आपको वेन डायग्राम में बताऊंगा जरूर। कि देखो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आ गए जो दोनों में कॉमन है। मैंने कहा था ए में से उन एलिमेंट्स को घटा दीजिए दोनों में कॉमन है, वही कर रखा है, ओके। तो इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हाँ, फोर्थ जो ब्रांच है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के देखिए, अब कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो नेमिंग तो मैं एक की नेमिंग बता दूंगा आपको, है ना, वो ध्यान रखना आप, कि एक है ए यूनियन ए डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए जो भी डाटा है सारा मेरा एनसीईआरटी से है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, है ना, उसमें भी बिल्कुल सेम बता रखा है ये। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, कैसे, समझो। ए में वो एलिमेंट्स थे जो यू, एक में कुछ एलिमेंट्स थे, एंड ए डैश में वो एलिमेंट्स थे जो यू, जो ए में थे, बट एक सेकेंड, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं रिपीट करता हूँ सेंटेंस। एक सेट है ए, ओके, एक सेट है ए डैश। ए डैश में कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, सही है। ए डैश में कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है बट यू में है। क्लियर हुआ कुछ बात। देखो मैं लिख के दे दूँ, इसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं। ए की वैल्यू मैंने कर ली 1 2 3, एंड यू की वैल्यू आप अब लिख नहीं रहा मैं, 1 2 3, एंड ये वैल्यू 10 तक जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही लिख रखा है ना। तो ए डैश क्या हो गया, ए डैश हो गया 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैं इन दोनों का, इसको, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, इन दोनों की, इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो मुझे यू मिल जाएगा, समझिए ना बात। तो देखो एक चीज़ समझो, मैंने क्या करा कि एक ब्लॉक लिया, एक ब्लॉक में मैंने 10 बॉल्स रखी, सही है, उनमें से मैंने 3 बॉल्स निकाल दी, सही है। उन 3 बॉल्स को मैंने कहा सेट ए, सही है। देखो मैं हल्का सा बताता हूँ, हो सकता है ब्लॉक अच्छा ना बने, बिकॉज ये स्टाइलस जो होता है वो राइटिंग पैड पर से स्लिप होता है, ओके। तो इसमें 10 बॉल्स थी,
चलिए 5 बॉल्स मार लेता हूँ, 10 तो बनाना हार्ड होगा। ठीक है, 5 बॉल्स थी, इनमें से मैंने 3 बाहर निकाल ली। सही है, अब इस ब्लॉक में बची 2 बॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर मैं इनको और इनको दोनों को फिर से कंबाइंड करूँ, कंबाइंड कैसे करूँगा, यूनियन के थ्रू। कंबाइंड किससे करूँगा, यूनियन के थ्रू। तो यूनियन से कंबाइंड कर रहा हूँ, तो फिर से मुझे यही बॉक्स तो मिल जाएगा। ये क्या है, ये है मेरा ए, ये है ए डैश, या उल्टा ही बोल सकता हूँ, उसमें कुछ फर्क नहीं है। ये मेरा ए है, ये ए डैश है। अब मैंने दोनों को फिर से जोड़ दिया तो फिर से मुझे यूनियन मिल गया, यू मिल गया। ये टर्म था यू, यू में से मैंने 3 बॉल्स निकाली तो वो बना ए। सही है, यू में से मैंने 3 बॉल्स निकाली, उसे मैंने ए कहा। यू में कितनी बॉल्स बची, 2 बॉल्स बची, उसे मैंने ए डैश कहा। अब मैं अगर ए और ए डैश दोनों को फिर से जोड़ दूँ तो मुझे फिर से यू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब बात मेरे साथ क्लियर, मैंने मैथमेटिकली बता दिया, थोड़ा सा और फील देने के लिए मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आइए। सही है, ये चल रही थी प्रॉपर्टी अपनी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए मैंने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है, तो अब ए एंड ए डैश में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि मैंने क्या करा, ए डैश निकालने के लिए मैंने क्या करा, यू में से ए को घटा दिया। तो जितने भी, अब ए के सारे एलिमेंट निकल गए, जो बचा वो ए डैश है। ए के सारे एलिमेंट निकल के जो बचा वो ए डैश है। तो ए एंड ए डैश में कोई चीज़ कॉमन कैसे हो जाएगी, सही है ना, ए एंड ए डैश में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो इसीलिए ये जो है फाई आएगा। सही है ना, इसीलिए ई इंटरसेक्शन ए डैश जो है ये वैल्यू फाई आएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसे डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं, मैं लिख दूंगा वाली बात, कि कई बार ये नाम से यूज हो जाता है, कई बार तो क्वेश्चन में भी नाम दे देते हैं। इसे डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब जो है ये क्या है कि ए यूनियन बी, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए यूनियन बी का डैश, तो वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होता है, बी डैश, सॉरी एक सेकंड, वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करके होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब जो बीच वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कह दीजिए इसे। सही है, ये हो जाएगा ए डैश, जो बीच वाला साइन है वो चेंज हो गया बी डैश। ओके, अब ऐसे नहीं है आप यूनियन को माइनस से चेंज कर दो, नहीं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन इंटरचेंजेबल है, इनको चेंज करते हैं। सही, नहीं, इन्हीं को आपस में चेंज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ईजी सा लॉ है, तो मेमोराइज कर लेना है इन सब रिजल्ट्स को। उसके बाद एक रिजल्ट क्या है कि ए डैश का होल डैश। अब ये कैसे समझोगे, एक बात समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ब्लॉक लिया, सही है, मैंने एक ब्लॉक लिया, उसमें मैंने 3 बॉल्स रखी, मैंने दूसरी बॉल निकाली, सही है, जो बचा वो हो गया पहली बॉल, तीसरी बॉल। अब दूसरी बॉल निकाल ली, ये कह दिया मैंने ए, ये क्या हो गया ए डैश। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब की बार मैंने क्या करा है कि ए डैश का भी होल डैश, ये क्या था, ये था मेरा यू, ए डैश का भी डैश। तो अगर मैं यू में ए डैश का मतलब क्या है, यू में से मुझे ए डैश निकालना है, यू में से, अगर मान लीजिए ए का डैश होता केवल, तो उसका मतलब है यू में से मुझे ए निकालना है। अब है ए डैश का भी डैश, तो इसका मतलब है यू में से मुझे ए डैश निकालना है। क्लियर होना बात वाली, चलिए मैं, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस, से बताया था मैंने आपको, ए डैश का डैश, ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ए डैश। ठीक है, तो अब की बार अगर मान लीजिए मुझे निकालना है ये वाला टर्म, तो मैं करूँगा यू में से ए डैश को घटाऊंगा, तो यू ये है मेरा, यू ये है, ए डैश ये है, मैंने इसमें से इसे घटाया तो मुझे फिर से 2 मिल गया। ठीक है ना, तो ए ही आ गया। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था। ओके, मैं इस बात को अब लिख देता हूँ। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए नोट्स में अगर हर बात लिखोगे तो फिर तो नोट्स बुक्स बन जाएंगी, है ना, बुक्स और नोट्स में डिफरेंस है।
सही है, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में कि फाइव डैश इज इक्वल टू यू। अब देखो मैंने बताया था यू डिफाइन होगा, अब फाइव डैश ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फाइव डैश का मतलब क्या है कि फाइव में जो भी एलिमेंट थे उन्हें हटा दो। फाइव में तो कुछ एलिमेंट था ही नहीं, फाइव में कुछ एलिमेंट था नहीं तो कुछ हटेगा ही नहीं, तो खुद यूनिवर्सल से हटा जाएगा, है ना। एंड यू डैश, अगर मान लीजिए मैं यू में से मैं यू ही हटा दूँ तो बचेगा क्या, फाइव। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है। बस इसमें प्रॉपर्टीज़ तो यही थी। अब आप, मैं आपको देखिए एक तो नोट डाल के एक पॉइंट समझ लीजिए कि एक्सरसाइज में इन पॉइंट्स का यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ये जो है ये क्या है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, सही है। अब इसमें क्या है, ओके तो देखो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस ब्रैकेट से एंड ओपन इंटरवल को करते हैं इस ब्रैकेट से, ठीक है। आप समझो, देखो पहले तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, नंबर लाइन पे समझाऊंगा इस बात को मैं। तो जैसे अज्यूम करो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे 2,3 से ये इंटरवल इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। तो मैंने 2 पॉइंट को प्लॉट करा, मैंने 3 पॉइंट को प्लॉट करा। अब क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो क्या बता रहा है, ब्रैकेट बता रहा है कि ना तो 2 इंक्लूड है ना 3 इंक्लूड है, ओके। तो मुझे इनके ऊपर ये एम्प्टी सर्कल लगाना है, ओके। एंड इंटरवल कौन सा हुआ, इंटरवल हुआ ये वाला, ये चलिए एक सेकंड, इंटरवल कौन सा हुआ, इंटरवल हुआ ये, ठीक है ना। बट बात क्या है कि 2 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। 2 और 3 के बीच का इंटरवल, मतलब 2 से जस्ट बड़ा नंबर एंड 3 से जस्ट छोटा नंबर, है ना, वो तो इंक्लूड है, बट 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। अब अगर मान लो मैं इसे लिख दूं 2,3, तो अब क्या है कि 2 पर जो आएगा, मैं देखिए दोबारा नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं इसी में समझा रहा हूँ। 2 पर फिल्ड ब्रैकेट आएगा एंड 3 पर एम्प्टी ब्रैकेट आएगा, मतलब ब्रैकेट कह दो या सर्कल कह दो, मैं ब्रैकेट कह रहा हूँ, ओके, बॉक्स कह दो या। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2 और 3 दोनों पर ही क्लोज हो, तो यहाँ पर भी फिल्ड ब्रैकेट आएगा एंड यहाँ पर भी फिल्ड ब्रैकेट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं, और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एक चलिए ये और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, वैसे है तो कुछ नहीं, कि एक ये हो जाए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि 2 पर ओपन आएगा, 3 पर क्लोज आएगा, या 2 पर एम्प्टी ब्रैकेट आएगा एंड 3 पर फिल्ड ब्रैकेट आएगा। तो ये था क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, समझ में आ गई होगी बात, है ना। कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जो पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट्स लिख रखे हैं वो इंक्लूड नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, जिस साइड आ रहा है तो 3 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है। इसमें क्या है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है। इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है, ठीक है ना। तो हाफ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि दोनों सेम ही आएंगे, दोनों डिफरेंट आ सकते हैं। तो जिधर की साइड जोन से ब्रैकेट आ रहा है उसी से हम सोचेंगे कि अगर मान लीजिए मतलब ये वाला ब्रैकेट आ रहा है तो हम कहेंगे कि इंक्लूड है, और अगर ये वाला ब्रैकेट आ रहा है तो हम कहेंगे एक्सक्लूड है, ठीक है। अब देखो चैप्टर बिल्कुल खत्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखो, मैं वेन डायग्राम अच्छी तरीके से तो जब समझाऊंगा जब मैं इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करूँगा, सही ना। क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज जो मतलब मिसलिनियस से पहले वाली जो है, जो अनसी पे देख लेना वो, है ना, उसमें जो है वो वेन डायग्राम के यूज से ही सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है। मतलब उसका जो प्रोसीजर है जो आपको करना है वो भी करवाऊंगा, वेन डायग्राम से बताऊंगा उसे समझाने के लिए। तो वेन डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से तो वहाँ पे समझ में आ जाएंगे। फिर मैं हल्की सी आपको फील दे देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ ही देखते हैं, है ना, और अपने आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब शुरू करते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो सेट्स को रिलेट करता है, ठीक है, ए डायग्राम विच रिलेट्स सेट्स। तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ओके। इसमें ये जो रेक्टेंगुलर है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें जितना भी रीजन आएगा, सारा रीजन जो है इस शेप का सारा रीजन, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, ओके। जो सारा रीजन है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो ये जो रीजन है, ये सर्कुलर रीजन जो है, वो किसी सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, ओके, किसी सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा ये सर्कुलर रीजन, ओके। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, तो सिंपल था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये बात हमें ध्यान, अब एक बात और ध्यान दें कि जो वेन डायग्राम है, जो वेन डायग्राम है
उसमें जो सर्कल आ रहा है वो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। जितने सेट्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना है उसी के बेसिस पे डिफाइन होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। अब हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था कि वेन डायग्राम का हम यूज़ कैसे करेंगे। वेन डायग्राम का हम यूज़ कैसे करेंगे ऑपरेशंस पर। सेट्स के जो ऑपरेशन हमने पढ़े उन पर कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला ऑपरेशन देखिए यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो अभी कैसे डिफाइन हमने कैसे कहा कि यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये सेट ए है, ये वाला जो सेट है ये ए है, सही है। ये सेट बी है, एंड ये जो पूरा रीजन है ये सब, सही है। ये क्या है, ये सारा रीजन है हमारा यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। अब इसे मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, हम यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे आगे तक, सही ना। अलग से मैं यूनिवर्सल सेट नहीं लिखूंगा, ओके। तो अब ये ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मैंने मतलब बताया था आपको, कॉमन बताया था आपको, कॉमन प्लस डिफरेंट, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉल्यूशन ये जितने भी टर्म्स हो सकते हैं दोनों सेट में, जितनी भी टर्म है चाहे वो कॉमन हो चाहे डिफरेंट हो, सबको लिख दो, वो ए यूनियन बी है। तो अब ए में टर्म्स कौन से थे, देखिए मैं हल्का सा आपको यहाँ पर बताएंगे कोशिश करूँगा। देखिए ए में टर्म्स थे ये इतने, ओके। बी में कितने टर्म्स थे, मैं दूसरे कलर से इंडिकेट करूँगा उस चीज़ को जिससे क्लियरली विजिबल हो, येलो कलर लगते हैं। बी में कितने, बी में थे देखिए ये यहाँ से ये सब, ओके। एंड ये सारा जो भी आएगा ये पूरा सर्कल फिल हो जाएगा, ओके। ये सब जो थे ये क्या थे, बी में थे। क्लियर है वाली बात, अब समझिए हमने क्या करा। तो समझ में आ गया बी में क्या एलिमेंट्स है और ए में भी एलिमेंट्स समझ में आ गए। अब हमें क्या निकालना था, इनके कॉमन। तो इनका कॉमन पोर्शन क्या हुआ, ए एंड बी का, ए एंड बी का कॉमन पोर्शन हुआ ये वाला, ओके। ये वाला क्या है, इनका कॉमन पोर्शन है ए एंड बी का। एंड जो रिमेनिंग ये वाला एंड ये वाला, ये वो पोर्शन है जो डिफरेंट पोर्शन है, ओके। अब हमें इसे सबको लेना था, हमें तो ए यूनियन बी में सब ही चाहिए, तो सबको हमने ले लिया। देखो इस तरीके से, इसमें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए वेन डायग्राम को। और अगर वेन डायग्राम को समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो फिर या तो आपके पुराने कंसेप्ट वीक हैं या आपने डायरेक्ट वेन डायग्राम पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक बार ये इंट्रोडक्टिव वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वेन डायग्राम पहले हमें सारा पुराना पता होना चाहिए, तब हम वेन डायग्राम समझेंगे, ओके। तो अब हमें क्या निकालना था, ए यूनियन बी। तो उसमें ये वाला रीजन भी इंक्लूड करना है, ये वाला रीजन भी इंक्लूड करना है, ये वाला रीजन भी इंक्लूड करना है। तो तीनों रीजन को अगर इंक्लूड करना है तो मैंने ओवरऑल सॉल्यूशन दे दिया ये जो रीजन है। कोई मैंने गलती कोई करी, सही है, क्लियर है ना। ये सारे रीजन क्या गए, ए यूनियन बी, ओके। फर्दर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में बात करता हूँ इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन, इस पर कैसे अप्लाई करेंगे वेन डायग्राम को, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसमें क्या है, वही ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो कॉमन पोर्शन, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें बिल्कुल ही समझने में दिक्कत नहीं चाहिए, हमने यूनियन समझ लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अब बात करते हैं किसकी, डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स में समझिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स में मैंने बताया था कि अगर इसमें ये लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी को, ए माइनस बी मैंने क्या कहा था कि ए को लो, एंड इसमें से इसका इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है उसे रिमूव कर दो, मैंने बताया था। अब प्रॉपर्टी हाथ से समझे, मैंने कहा था प्रॉपर्टी में वेन डायग्राम में समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो ए पूरा सेट था ये, इसमें से मैंने जो कॉमन पोर्शन है जो मैं मार्क कर रहा हूँ जो सब, इसे मैंने रिमूव कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, देख लीजिए आप क्या बचा, ये रीजन बचा मेरे पास अब, ओके। ये जो रीजन है यही हो गया ए माइनस बी, यही डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, ओके। इसके बाद बात करते हैं किसकी, अब बात आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की, ओके। इसे भी समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में क्या होता है कि ए को यू में से निकालने के बाद जो भी बचा वो क्या है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ए था मेरा ये,
ओके, इसको मैंने यू में से निकाल दिया। यू क्या था, यू था मेरा पूरा ये जो रीजन था ये यू था। अब अगर मान लीजिए मैंने यू में से ए को निकाला तो बचा क्या, ए के अलावा जो भी पोर्शन है। तो ये जो रीजन, जो ब्लू कलर्ड जो रीजन है ना, ब्लू कलर्ड जो रीजन है ये हो जाएगा ए डैश। क्लियर है? तो ये भी समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट। यही थी इस चैप्टर की सारी थ्योरी। ओके, अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जांपल्स भी, हम उनके लिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस अपलोड करेंगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियोस समझ में आई, अच्छी लगी, कंसेप्ट क्लियर हुए आपके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की। थैंक यू।